नाज़रीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। एक अरसा से हम आपको बता रहे हैं कि जो बाइडन के आने के बाद मुख्तलिफ चीज़ें चेंज होंगी। और ज़ाहिर है कि जो ट्रंप साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से उन्होंने चलाई, उनका अपना एक स्टाइल था, उनकी अपनी विम्स की भी बात होती थी, वो सारे का सारा जो था वो चेंज होगा। और अब वो चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, मुख्तलिफ रीजन्स के हवाले से। अब नई पॉलिसियां बनने का वक्त आ चुका हुआ है और वही हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, इसराइल समेत, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बड़ी डिलिब्रेशंस और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो होनी शुरू हो चुकी हुई हैं। और हम देख रहे हैं कि जो नए वजीर खारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने काफ़ी एक्टिवली काम शुरू कर दिया है। और एक और चीज़ जो थी, आपको याद होगा कि अब्राहम एकॉर्ड बनाया गया था, जिसका मकसद ये था कि इसराइल को मुस्लिम ममालिक के ज़रिए तस्लीम करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो इकॉनमी नहीं है। उनके पास बहुत पैसे हैं, उनके पास पावर है, उनके पास बड़ी अच्छी फौज है, एयरफोर्स है, सब कुछ है। अगर नहीं है तो उनके पास लेजिटिमेसी नहीं। और उसी लेजिटिमेसी को कायम करने के लिए आप ज़रा इमेजिन करें कि कोई भी किसी भी मुआशरे में अगर कोई नाजायज़ बच्चा हो और लोगों को पता हो कि ये नाजायज़ है, तो उसका उस मुआशरे में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। यही कॉमिटी ऑफ नेशंस में भी यही होता है कि जब तमाम ममालिक के दरमियान एक ऐसा नाजायज़ बच्चा हो इसराइल की शक्ल में, तो उसकी लेजिटिमेसी के लिए कितने मसाइल होंगे। उसका सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो लेजिटिमेसी होता है कि उसकी जो कितनी लेजिटिमेसी उसको मिल जाए ताकि वो अपने आप को बाकी जो ममालिक हैं उनकी सफ में खड़ा कर सके। अब ये सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो फेस करते करते इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड बनाया। और आपको याद होगा जेरेड कुशनर और दूसरे ने मिलके, जिसमें सऊदी अरब और यूएई और ये सब लोगों ने मिलके, ये सब एक क्लब बना हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि हम इस तरह करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। सऊदी अरब के लिए अपने मसाइल थे, वो उनको हल करना चाहते थे, यूएई के अपने मसाइल थे, और इसराइल का अपना लेजिटिमेसी क्राइसिस था। वो वायरल हुआ। और अब हमने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ज़रा अनफोल्ड होनी शुरू हुई हैं। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीके से इक़्तिदार पर कब्जा किया था और अपने कजन्स वगैरह को और अपने जो रिश्तेदार थे उनको अंदर किया, उनको टॉपल करके वो आगे। और इस वक्त वो डिफैक्टो किंग वही है। बाकी जो उनके वालिद साहब हैं वो तो आपको पता ही उनकी हालत क्या है। तो इस असल में जो द पर्सन हु इज कॉलिंग द शॉट्स इज एमबीएस, नन अदर देन हिमसेल्फ। तो अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो जो कुछ किया, और ये मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि बाइडन के आने के बाद इनके लिए बहुत मसाइल क्रिएट होंगे। खास तौर पे ये जो खशोगी कत्ल का मामला था वो दबने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीआईए ने ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये रिपोर्ट देती थी कि ये एमबीएस का काम था। तो वो रुकने वाला और दबने वाला नहीं है, वो चलेगा। और अभी उसके आगे आप देखिएगा कि क्या क्या कुछ होगा। लेकिन आज जो मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ वो ये है, लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि अमेरिका ने यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ जो आर्म सेल्स का मुआहदा था, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन करके गई थी, उसको रोक दिया है, उसको फ्रीज कर दिया है। मतलब ये कि जो भी मामलात, जो भी उनके साथ निगोसिएशंस चल रही थी, वो सारी की सारी जो है वो रोक दी गई हैं। और ये जो आर्म सेल्स हो रही थी, इसमें बॉम्ब्स वगैरह भी थे सऊदीज के लिए। F-35 जो थे, आपको याद होगा, बड़ा एक आपने नाम सुना होगा उन दिनों में। F-35 जो जहाज हैं वो यूएई लेना चाह रहा था, वो इन्होंने सब के सब जो है वो रोक दिए। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा जी कि हम टेम्परेरीली हॉल्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन हम आगे जाके इसको देखेंगे कि रिव्यू करेंगे कि कैसे होता है। और जब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो फिर देखेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया था, जो भी डील्स उन्होंने की थी, जिस सऊदी अरब और यूएई इन्वॉल्व थे, उनको हम आगे देखेंगे, रिव्यू करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि जब भी अब वो कोई भी बात करेंगे तो वो नए सिरे से उनको शुरू करनी पड़ेगी। और हम ये भी देखते रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर था, पब्लिक प्रेशर था ड्यूरिंग द कैंपेन ऑल्सो, कि सऊदीज के लिए जो आप अमेरिका की जो इमदाद होगी कि आप उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, खास तौर के ऊपर जो यमन की जंग है उस हवाले से। क्योंकि यमन के बारे में आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों को ये कहना था कि ये मुख्तलिफ बहुत सारी बड़ी तादाद में जो मासूम लोग हैं
उनको मरवाया जा रहा है वहाँ पे, और जो सऊदीज हैं वो इस तरह करके उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये ऐलान किया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि हम इसको रिव्यू करेंगे। ये जो खबर है ये ऑथेंटिक खबर है, क्योंकि ये सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है, और उन्होंने कोट किया है अननेम्ड यूएस ऑफिशियल्स को। जाहिर है किसने बताना तो नहीं था अपना नाम, तो उन्होंने इसको कोट किया है। अब जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इसको कंफर्म कर दिया है, और जो न्यूली कंफर्म्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया है कि जी हम हॉल्ट कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। हालांकि उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने की कोशिश की है, और ये कहा है कि ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जब कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो वो आके जो आर्म सेल्स हो रही होती हैं, ये एक बड़ा एक टिपिकल सा मामला है कि जो भी नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसको रिव्यू करती है और सेल्स को पेंडिंग में डाल देती है, और इस तरह करके सिलसिला हम आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं। अब जो जो उनका बेसिकली ये कहना था कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सामने रखते हुए हम ये फैसले करेंगे। अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें जाहिर है कि उसका केस भी आएगा, जर्नलिस्ट जो खशोगी साहब हैं उनका नाम भी आएगा उसमें, जमाल खशोगी साहब का। और फिर साथ ही साथ आपको याद होगा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी वो जाते जाते ये जो डील्स थी ये इनको, आपको पता है, बड़ी हरीडली बहुत ही जल्दी से वो करके गई थी। और ये मैं आपको याद करवा दूं कि इसमें जो डील्स हुई थी इसमें बोइंग के बने हुए मुख्तलिफ गाइडेड बॉम्ब्स थे, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स थे उसमें, जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि $290 मिलियन के ये बॉम्ब्स थे। और ज़ाहिर है कि ये यमन के लिए थे, मखसूस तौर पे उन्होंने यमन के ऊपर इस्तेमाल करने थे। और $750 मिलियन वर्थ के रेथियन मेड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स ये भी शामिल थे इसमें। अब ये बहुत ही खतरनाक किस्म के ये हथियार थे और बॉम्ब्स वगैरह थे जो इन्होंने लेने थे। और आपको ये भी याद होगा कि उन्हीं दिनों में हाउस डेमोक्रेट्स जो हैं, जो कांग्रेसमैन हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे मुख्तलिफ बिल्स जिसमें उन्होंने अपोज किया था एक्चुअली कि ये जो चीज़ है इसको रोका जाए, और क्योंकि ये यमन के खिलाफ मुमकिन है कि यूज़ हो सकते हैं, और जिसमें सऊदी जो है वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ना सिर्फ ये टेम्परेरीली हॉल्ट कर दिया है, बल्कि उन्होंने F-35 जो थे यूएई वाले उनको भी कर दिया। और ये बहुत बड़ी डील थी, आपको याद होगा ये $23 बिलियन की डील थी कि यूएई ने इनके साथ की थी। और इसमें हालांकि यूएई की क्या वहाँ पे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन वो चूंकि इन्होंने पैसे देने थे और इन्होंने सोचा कि हम इस तरह करके अपना डिफेंस जो है वो इम्प्रेग्नेबल बना लेंगे और नाकाबिले तस्खीर बन जाएंगे, तो इस तरह जो है वो तो डिफेंस जो है वो किसी मुल्क का नाकाबिले तस्खीर नहीं बनता, वो तो उनके अपनी ईमान और अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के ऊपर जाके बनता है। और फिर ये देखिए कि इसमें इन्होंने जो F-35 की बात की थी उसमें रीपर ड्रोन्स भी थे, उसमें म्यूनिशंस वगैरह भी थे, इसमें बहुत कुछ शामिल था। और वो जो था दैट वाज पार्ट ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो कि इसराइल का मैंने पहले बताया कि जो लेजिटिमेसी क्राइसिस था उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो एक अब्राहम अकॉर्ड बनाया था और जिसको हम नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट वगैरह भी कह रहे थे, ये उसका एक हिस्सा था कि आप नॉर्मलाइज करवाएं, मुख्तलिफ मुल्कों से हमें उसको तस्लीम करवाएं इसराइल को, और साथ साथ उसके बदले में हम आपको जो है वो ये जो वेपन्स हैं, वेपन सिस्टम्स दे देंगे। अब ये था जो ब्लिंकन साहब जो हैं उन्होंने ये कहा जी कि हम लोग इसको जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको सपोर्ट करते हैं, जो इसराइल ने करवाया है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उसको देखेंगे कि हमें देखना पड़ेगा कि जो उनकी कमिटमेंट्स हैं वो किस तरह की हैं और उन कमिटमेंट्स का अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिव्यू होने जा रहे हैं, और रिव्यू जब होंगे तो जाहिर है इसका मतलब क्या होगा, मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब यह है कि वो फ्रीज कर सकते हैं जिस तरह कि उन्होंने कर दिया है, और अगर मजीद मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे तो वो पेनल्टी भी डालेंगे MBS के ऊपर। और मुझे लगता है कि MBS के लिए ये पहली खतरे की घंटी जो है वो बजा दी गई है। अब आने वाला जो वक्त है वो उनके लिए मजीद मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकता है, और उनके लिए जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज रहना मेरा ख्याल है कि मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। हम देखते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।